IBN 7 हौसला है। कोई महिला आती है, उसकी शिकायत पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाती है और कार्रवाई करने के बाद में प्रथम उद्देश्य ये होता है कि महिला को जो मदद पहुंचानी है वो पहुंचाई जाए। हेल्पलाइन नंबर 100 की लाइनों की संख्या हम लोगों ने जो पहले 60 हुआ करती थी उसको बढ़ाकर 100 कर दिया है। महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 की पहले से 1091 हमने आकर खोला है। यह मैं दावा नहीं करना चाहता हूं, पहले यह संख्या 4 थी, उसको बढ़ाकर हमने 10 कर दिया है। एक लड़की होने के नाते तो मैं बिल्कुल अकेले नहीं आऊंगी रात में, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। किसी तरह से भी आप देख लीजिए, कहीं भी लड़कियां अकेली कहीं घूम सकती है, नहीं घूम सकती। आई डोंट थिंक सो कि मैं अकेली निकलूंगी दिल्ली में। गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए सेल्फ डिफेंस क्लासेस लड़कियों को दी जाए ताकि वो एक दूसरे को डिफेंड कर सकें खुद को एटलीस्ट। कंटिन्यूअस एफर्ट है हमारी कि दिल्ली के अंदर में कोई भी ऐसी जगह ना बचे कि जहां पर महिला असुरक्षित हो, और उसके लिए जो भी हमें करना है वो हम करते हैं, और जहां जहां पर हमारे को इंतजाम बढ़ाना है वो हम बढ़ा रहे हैं, जैसा आपको मालूम ही है। 2014 के दौरान ही पुलिस को 370 पीसीआर वैन मंजूर की गई। इनमें से पीसीआर वैन्स की संख्या अब बढ़ाकर 1000 कर दी गई। जो ड्राइवर्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, और मैं ये मानती हूँ कि लेडी ड्राइवर भी कुछ होने चाहिए। इससे लेडीज को जॉब भी मिलेंगी प्लस बेटर सिक्योरिटी होगी। आप कितने भी रूल्स बना लो, आप कितने भी रेगुलेशंस बना लो, प्रॉब्लम ये है कि जब तक इंसान खुद नहीं समझता कि उसे सेंसिबल होना है, तब तक कुछ नहीं बदल सकता। दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। किनके पास इस प्रकार का फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, नहीं है, इसके लिए एक कैंपेन हम पूरे दिल्ली में चलाएंगे। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दिल्ली में बाजारों और सीमा चौकियों पर 3707 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। जल्द ही 1550 सीसीटीवी कैमरे और दिल्ली में लगा दिए जाएंगे। भारत सरकार ने निर्भया फंड से 320 करोड़ रुपए की स्कीम महिला सुरक्षा हेतु इमरजेंसी रिस्पांस के लिए सैंक्शन किया। अभी फरवरी 2014 मैंने जब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय हुआ। इस प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जिसे पीएमसी बोलते हैं, कि नियुक्ति नहीं हुई थी, वह पीएमसी की नियुक्ति हम लोगों ने अब कर ली। दावा दावा दावा, दिन भर दावे होते रहे। पिछले 2 साल से दावे पे दावे हो रहे हैं। इन दावों में कितना दम है? क्या ये दावे खोखले हैं? आप खुद गेस करिएगा। कुछ देर रहिए मेरे साथ, इन दावों की हम पड़ताल करते हैं। पुलिस के दावों का पोस्टमार्टम अब IBN 7 पर शुरू होता है। दिल्ली में एक बार फिर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। एक बेटी के साथ कैब में बर्बरता हुई। आपको याद होगा, यही महीना था, तारीख थी 16 2012 की बात है। चलती बस में एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था। उस बेटी ने अस्पताल में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। 2 साल ठीक बीत चुके हैं, लेकिन स्थिति बिल्कुल नहीं बदली। बस तारीख बदल गई, वारदात की जगह बदल गई। पहले बस, इस बार महंगी टैक्सी सर्विस की कैब। यही नहीं, नेताओं और अफसरों के जवाब भी वही रटे के रटाए हैं। आज हम दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बस्ती के बयानों को कसौटी पर परखेंगे। उन्होंने दिन में मीडिया से कई बार बातचीत की, लेकिन आज हम उनसे सवाल करेंगे, आखिर बस्ती साहब, क्या ऐसी ही दिल्ली चाहते थे आप? दिल्ली में फिर एक बेटी बर्बरता का शिकार हुई। इस बार बस नहीं था, ऑटो नहीं था। वीरा ने एक महंगी टैक्सी सर्विस से कैब किराए पर ली थी, लेकिन फिर भी वीरा सुरक्षित नहीं थी। तो आखिर दिल्ली में क्या सुरक्षित है? दिल्ली में कौन सुरक्षित है? चलिए जरा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से ही जान लेते हैं। आखिर कैसे दिल्ली की सड़कों पर वो शख्स टैक्सी चलाता रहा जिस पर तमाम तरह के गंभीर आरोप थे। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बस्ती अगस्त 2013 में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बने। जब ये पुलिस कमिश्नर नहीं थे तब भी दिल्ली असुरक्षित थी, और जब ये कमिश्नर हैं तब भी दिल्ली की सच्चाई सबके सामने है।
चलिए एक बार फिर देखिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के दावे और इरादे। फिर हम आपको दिखाएंगे उन दावों और इरादों से कितनी बदली है दिल्ली। One certificate has surfaced which purportedly certifies his character. This is the date of the certificate, signature of the person who has signed. That officer was not posted there. तो प्राइमा फेसाई ये डॉक्यूमेंट जो है फेक है, इस पे हमने केस दर्ज कर लिया, इसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी बार बार रेप के आरोपी कैब चालक शिव कुमार यादव के फर्जी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात कह रहे हैं। कई बार सुना होगा 24 घंटे में आपने, लेकिन ये बात करते हुए वो उसके खौफनाक इतिहास की बात करना भूल जाते हैं। एक शातिर अपराधी जो अपने शहर से भी तड़ीपार हो चुका हो, वो देश की राजधानी की सड़कों में धड़ल्ले से घूम रहा था। वो शख्स जिस पर पहले भी टैक्सी में रेप करने के आरोप लग चुके हैं, भले ही वो बरी हो गया हो, लेकिन वो फिर से टैक्सी चलाता है, धड़ल्ले से खुलेआम टैक्सी चलाता है। आखिर कैसे संभव हो पाया देश की अति सुरक्षित राजधानी में इतना कुछ? देखिए बस्सी साहब आप भी इस खास रिपोर्ट को। दिल्ली पुलिस अब रेप के आरोपी कैब चालक शिव कुमार की कुंडली खंगाल रही है। जिस शख्स पर उसे लगातार नजर रखनी चाहिए थी, जिस शख्स के लिए उसके मुखबिर स्थानीय एलआईयू के अधिकारी लगातार सजग रहने चाहिए थे, अब उसके बारे में जानकारी हासिल करने में जुटी है दिल्ली पुलिस। IBN7 को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की पूछताछ में शिव कुमार यादव ने एक बार फिर ये माना है कि उसने 2011 में गुड़गांव के एक बार में काम करने वाली लड़की के साथ मेहरौली इलाके में बलात्कार किया था। हालांकि इस मामले में बार बार लड़की के बयान बदलने और सबूतों की कमी की वजह से शिव कुमार यादव अदालत से बाइज्जत बरी हो गया। सोचिए, इस दिल्ली पुलिस ने न 2011 के केस में शिव कुमार का इतिहास खंगालने की कोशिश की और न ही इस बार। अगर मीडिया में हो हल्ला नहीं होता तो शायद इस बार भी शिव कुमार का दागी इतिहास छुपा ही रहता। खबर यह है कि मैनपुरी में शिव कुमार यादव के खिलाफ बलात्कार, छेड़खानी, आर्म्स एक्ट और गुंडा एक्ट के तहत 6 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। बलात्कार और आर्म्स एक्ट सहित कुछ मामलों में तो पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट तक दाखिल कर रखी है। 2006 में 25 आर्म्स एक्ट में इसके खिलाफ मुकदमा किसनी में कायम हुआ, जिसमें गिरफ्तार हुआ, इसमें चार्जशीट लगी। 2013 में 394 और 376 का मुकदमा इसके खिलाफ कायम हुआ, थाना एलआईयू में, उसमें गिरफ्तार हुआ, इसमें चार्जशीट लगी है इसमें। और 2 गुंडा एक्ट इसके हुए हैं, एक 2003 में, एक 2009 में। 110G भी हुआ है 2006 में। इस तरह से क्रिमिनल टाइप का है। सवाल यह है कि आखिर बस्सी साहब की पुलिस, देश की राजधानी की पुलिस, आखिर क्यों और कैसे इस बात से अनजान रही? कैसे एक शातिर अपराधी दिल्ली की सड़कों पर फर्जी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बिना परमिट के घूमता रहा और दिल्ली पुलिस को नजर ही नहीं आया? सवाल यह है कि क्या शिव कुमार ने अपनी कैब में और भी बलात्कार किए हैं? क्या उसने और भी सवारियों को अपना शिकार बनाया है? बस्सी साहब की पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर है बस्सी साहब। जाहिर है वो जो कहेंगे उस बात में दम होगा, उस बात में सच्चाई की झलक होगी। 16 दिसंबर 2012 को भी यही हुआ था। जिस चलती बस में एक बेटी से बर्बरता होती रही, बस दिल्ली भर में घूमती रही, लेकिन किसी पुलिस वाले ने उस वक्त उसको नहीं रोका था। इस बार भी यही हुआ। इस महीने की 5 तारीख को रात को उबर कंपनी का कैब चालक सोती हुई वीरा को दिल्ली की सड़कों पर करीब 20 किलोमीटर तक घुमाता रहा। एक सुनसान इलाके में ले गया, उसके साथ बर्बरता करने की कोशिश की। लेकिन हैरत की बात है कि किसी भी पुलिस वाले की नजर इस व्यक्ति पर, इस कैब पर नहीं पड़ी। एक भी पीसीआर वैन वीरा को बचाने नहीं पहुंची। रात को 12:30 से 1 बजे का वक्त था। सवाल है आखिर क्यों हुआ? देखिए ये खास रिपोर्ट। जैसा आपको मालूम है कि इस केस के अंदर जर्नी का तकरीबन डिस्टेंस 20 किलोमीटर था। अब मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको ये एश्योर करना चाहूंगा कि हमारा हमेशा से ये एक कंटिन्यूअस एफर्ट है हमारी कि दिल्ली के अंदर में कोई भी ऐसी जगह ना बचे
कि जहां पर महिला असुरक्षित हो और उसके लिए जो भी हमें करना है वो हम करते हैं, और जहां जहां पर हमारे को इंतजाम बढ़ाना है वो हम बढ़ा रहे हैं, जैसा आपको मालूम ही है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी के दावे में कितना दम है? क्या सच में दिल्ली सुरक्षित है? कैब ड्राइवर शिव कुमार ने वीरा को वसंत विहार से टैक्सी में बिठाया। उसे जाना था उत्तरी दिल्ली, लेकिन वीरा सो गई। शिव कुमार उसके घर के सामने तक से निकल गया और उसने गाड़ी एक कूड़े के ढेर के सामने खड़ी कर दी। वीरा के साथ बदसलूकी करने लगा। उसने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर कई थप्पड़ भी मारे। वीरा को नोचता खसोटता रहा। वीरा के साथ उसने रेप किया। लेकिन हैरत है कि एक भी पीसीआर वैन या कोई भी पुलिस वाला इस दौरान उधर से नहीं गुजरा। किसी ने भी नहीं देखा। आखिर क्यों? देखिए, बता रही हैं हमारी संवाददाता पायल भुयान। दो साल पहले दिल्ली पुलिस ने खुद माना कि राजधानी दिल्ली में 200 ऐसी जगहें हैं जिन्हें डार्क स्पॉट कहा जा सकता है, और उन्हीं में से एक डार्क स्पॉट पे आज मैं खड़ी हूं। बुद्धा जयंती पार्क, साथ में रिज रोड। ये वो इलाका है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। 2003 में भी यहां पर डीयू की एक छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, और हाल ही में 27 साल की उस वीरा के साथ उस कैब ड्राइवर शिव कुमार ने भी इसी रोड में लाकर उसके साथ रेप किया। हालांकि रात के अभी 10:30 बज रहे, कोई लड़की हिम्मत नहीं करेगी यहां पर रिज रोड में अकेले 10:30 बजे आने की। लेकिन मैं सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। लेकिन उनका क्या, जिनको अकेले यहां पर आना पड़ता है, जो ऑफिस से देर रात आती है, या फिर जिनको उस वीरा के तरह रेडियो टैक्सी या कैब का सहारा लेना पड़ता है। हम पिछले 2 घंटे से यहां पर खड़े हैं, और इन 2 घंटों में मैंने नहीं पाया कि कोई भी यहां पर पुलिस पेट्रोलिंग हुई हो। एक और जो यहाँ पे चौंकाने वाली बात सामने आई है, रिज रोड में कई ऐसे स्पॉट हैं जहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है। आप देखिए, मेरे मोबाइल में यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा है, और ऐसे में अगर मैं महिला हेल्पलाइन नंबर को फोन करना चाहूँ 1091, ये महिला हेल्पलाइन नंबर है 1091, और मैं इसको कॉल करती हूँ। देखिए, मोबाइल नेटवर्क नॉट अवेलेबल। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है। रिज रोड में कई ऐसे पैचेस हैं जहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है। सारे के सारे मोबाइल एप्लीकेशंस मेरे सेल में हैं, लेकिन आप देखिए कि कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट नहीं आ रही, यहाँ पर जीपीएस की सुविधा नहीं है। और यही हुआ उस वीरा के साथ भी। जिस कैब में वो सवार थी उसमें इंटरनेट नहीं था, उसमें जीपीएस सिस्टम नहीं था। वीरा का मोबाइल नहीं काम कर रहा होगा इस रिज रोड में, जैसा कि हमने भी पाया। तो ये हमने दिखाया आपको रिज रोड की सच्चाई, यहाँ पर दिखाई कि डार्क एरिया घोषित होने के बावजूद यहाँ पे सुरक्षा के क्या इंतजाम है। लेकिन दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस आपको लेके चलते हैं, वहां क्या सुरक्षा के इंतजाम है? क्या कोई अकेली महिला रात को दिल्ली के दिल सीपी कनॉट प्लेस में अकेली घूम सकती है? चलिए सीपी आपको लेके चलते हैं। लेके चलेंगे आपको, दिल्ली के और डार्क स्पॉट्स भी दिखाएंगे, क्योंकि दिल्ली में बुद्धा जयंती पार्क के सामने का ये इलाका, रिज रोड का इलाका, सिर्फ एक इलाका नहीं है जहां पर अंधेरा है। दिल्ली में बहुत से ऐसे डार्क स्पॉट्स हैं जहां पर महिलाएं असुरक्षित है। खुद दिल्ली पुलिस ने अपने सर्वे में ऐसे 200 इलाकों की पहचान की। मैप के जरिए हम आपको उन 10 डार्क स्पॉट्स को अब बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आप अगर दिल्ली आने वाले हैं तो इन डार्क स्पॉट्स को जरूर अवॉइड करें, क्योंकि ये बेहद खतरनाक हो सकते हैं। पहले नंबर पर बुद्धा गार्डन और रिज एरिया का वो इलाका जो अभी पायल ने आपको दिखाया। बुद्धा गार्डन और रिज एरिया, शुक्रवार को कैब में इसी इलाके में रेप हुआ। ये इलाका बिल्कुल सुनसान है, अंधेरा यहाँ पर रहता है, तेज रफ्तार गाड़ियां आती जाती रहती हैं। 2003 में इसी इलाके में डीयू की एक छात्रा के साथ बलात्कार हुआ था। दूसरा, पालिका का बाजार, कनॉट प्लेस का इलाका, दिल्ली का दिल है, फिर भी रात में महिलाओं के लिए ये इलाके बेहद असुरक्षित है। तीसरा इलाका, बोंटा पार्क, डीयू, ये जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेहद करीब है। यहां लगातार छेड़छाड़ की कई वारदातों की खबरें आती रहती है, लेकिन यहां अभी तक महिला थाना बनाने की तैयारी ही चल रही है। चौथा डार्क स्पॉट, संजय झील, मंडावली, इस इलाके में रोशनी का इंतजाम कतई भी अच्छा नहीं है। यहां भी कई घटनाएं
मर्डर और रेप की अतीत में हो चुकी है। 2010 में रेप का विरोध करने पर लड़के को यहां पर चाकू भी मारा गया था। 5वां डार्क स्टॉप, दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर का इलाका होने की वजह से पुलिस यहां एक दूसरे पर मामला टालती है कि नोएडा का मामला है या दिल्ली का मामला है। यहां की कई सड़कें बेहद सुनसान और अंधेरी हैं। अपराधियों के लिए दिल्ली में जुर्म कर यूपी भागने के कई आसान रास्ते हैं। इस वजह से इस इलाके से डार्क स्पॉट होने की वजह से अपराधी कई बार बच निकले भी हुए हैं। छठा, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज। इस इलाके में 2009 में महिला पत्रकार सौम्या की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या भी हुई थी। ये इलाका सुनसान है, रोशनी की कतई भी सही व्यवस्था अभी तक यहां पर नहीं है, जबकि आसपास बहुत बड़े बड़े मॉल हैं, पॉश लोकेलिटी है वसंत कुंज, वसंत विहार जैसी, लेकिन ये भी एक बड़ा डार्क स्पॉट है। 7वां डार्क स्पॉट, कैंट रोड, धौलाकुआं। ये भी रिच का इलाका है। रात में यहां पर सन्नाटा पसरा रहता है। अक्सर वारदात की खबरें इस इलाके से भी पुलिस को मिलती रही हैं। लगातार गश्त और लाइटिंग की इस इलाके में बेहद सख्त जरूरत है। 8वां डार्क स्पॉट, मेहरौली गुड़गांव रोड। ये रास्ता भी बेहद सुनसान रहता है। सन्नाटे की वजह से आए दिन वारदात होती रहती है। ये इलाका दिल्ली को गुड़गांव से जोड़ता है। 2 राज्यों की सीमा का होने की वजह से भी यहां पर भी वही किस्सा है कि किसकी पुलिस इस इलाके में अपनी अथॉरिटी को दिखाएगी। 9वां डार्क स्पॉट, पालम रोड। महिलाओं के लिए एक और असुरक्षित इलाका। सुधरते नहीं है यहां के हालात, भी कई घटनाएं आ चुकी हैं। 10वां डार्क स्पॉट, काटजू मार्ग, रोहिणी का इलाका। यहां से भी बहुत सी वारदात की खबरें आती हैं। डार्क स्पॉट होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस की आधिकारिक जानकारी में इलाके डार्क स्पॉट हैं, लेकिन अभी तक इन इलाकों में सुधार नहीं हुआ है। न लाइट लगी है, न पुलिस की गश्त मोटे तौर पर बढ़ी है यहां पर। लेकिन बस्सी साहब की माने तो उन्होंने पूरी दिल्ली को सुरक्षित बनाने का बीड़ा उठाया है और वो प्रतिबद्ध है। लेकिन क्या उनकी ये प्रतिबद्धता दिल्ली वालों के किसी भी काम की है? देखिए, ऐसा है कि मैं इस समय जो है क्वालिटेटिव जजमेंट नहीं देना चाहूंगा, पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उसके लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। लेकिन क्या ये सच है? क्या दिल्ली में महिलाएं बिना किसी दिक्कत के कहीं भी आ जा सकती हैं? क्या दिल्ली में हर जगह सुरक्षा व्यवस्था चौकस है? देखिए IBN 7 की ये पड़ताल। जी, हम इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलाके में खड़े हैं। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये बोंटा पार्क है। बोंटा पार्क का गेट है ये। यहाँ आप देख रहे हैं बिल्कुल अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के डार्क स्पॉट्स की, यानी वो जगहें जो महिलाओं के लिए असुरक्षित है, जहां ऐसे ही अंधेरा, ऐसे ही सन्नाटा रहता है। हमारे सामने उधर आप देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 1 है। यहाँ दिन में बहुत चहल पहल रहती है, लेकिन इस वक्त काफ़ी सन्नाटा हो चुका है। साथ ही आप देख सकते हैं ये दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है यहाँ पे। हालांकि बैरिकेड्स यहाँ पर हैं, पर दूर दूर तक दिल्ली पुलिस यहाँ हमको नहीं नज़र आ रही है। पुलिस इतनी देर में हमको कहीं भी नहीं दिखी है। साथ ही ये बैरिकेड्स ऐसे हटे हुए हैं कि हम आराम से अंदर बाहर यहाँ से जा सकते हैं। इनका होना ना होना एक बराबर है। आपको बता दें कि यहाँ पर कॉलेज है, हॉस्टल है, यहाँ लड़कियाँ रहती हैं, लेकिन लड़कियों को मेन रोड तक जाने के लिए यहाँ पर कोई कन्वेंस नहीं है। ये सड़क बिल्कुल सुनसान है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही आपको यहाँ दिख सकती हैं। फिलहाल यहाँ कोई गाड़ी नहीं नज़र आ रही है और ऐसे में अगर किसी लड़की को सड़क तक जाना है तो वो बिल्कुल असुरक्षित है। यहाँ पर लड़कियों की सुरक्षा पे सवाल खड़े हो सकते हैं। रात के 11:30 बजे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मेहरौली इलाके में। देश की मशहूर हेरिटेज साइट्स में से एक कुतुब मीनार का ये इलाका है। बावजूद इसके अगर आप नजर डालें तो दूर तक इस इलाके में अंधेरा ही अंधेरा है। स्ट्रीट लाइट्स के नाम पर इक्की दुक्की ही स्ट्रीट लाइट्स इस पूरे इलाके को रोशन कर रही हैं और बिल्कुल सन्नाटा यहाँ पे पसरा हुआ है। कुछ एक आध गाड़ियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी।
पीसीआर वैन इस पूरे इलाके से बिल्कुल नदारद हैं। दूर दूर तक हमें यहाँ पर कहीं भी पीसीआर वैन देखने को नहीं मिली है। और आपको बता दें कि दो साल पहले दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में 100 से ज्यादा कुछ इलाकों को डार्क स्पॉट्स घोषित किया था और पैमाना ये था कि उन जगहों पर लाइटिंग की बहुत कमी थी, जिस वजह से वहां पर अपराधों की तादाद बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन 2 साल बाद भी अगर आप नजर डालें तो इस पूरे इलाके में देश की मशहूर हेरिटेज साइट्स में से एक मशहूर इलाका है ये कुतुब मीनार का, और उस जगह पर ना तो यहाँ पर लाइट है, ना ही यहाँ पर पीसीआर वैन है। रात के 9:30 बज रहे हैं और इस वक्त हम पहुंचे हैं दिल्ली के धौला कुआं इलाके में। धौला कुआं का ये मेन इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर आप इस साइड जाएंगे तो दिल्ली एयरपोर्ट लाइन होगी, उस साइड जाएंगे तो दिल्ली कैंट इलाका यानी कि आर्मी छावनी का इलाका पड़ता है। यानी कि काफी हाई प्रोफाइल रूट्स को ये इलाका अपने साथ कनेक्ट करता है। साथ ही साथ वन ऑफ द डार्क स्पॉट्स कहा जाता है धौला कुआं इलाके को, क्योंकि इससे पहले जो है काफी क्राइम के मामले सामने आ चुके हैं इस इलाके से। 2010 के दिल्ली गैंगरेप की बात की जाए, किस तरह से एक लड़की को चलती रोड से जिस तरह से अगवा कर लिया गया और उसके साथ गैंगरेप किया गया। इससे पहले भी 2005 में भी ऐसा ही मामला सामने आ चुका है, जब नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की को अगवा कर उसके साथ रेप किया गया था। 5 दिसंबर की घटना सामने आई है। इससे पहले 2012 में भी 16 दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो गैंगरेप किया गया था एक लड़की के साथ। उसके बाद से कितना अपने आप को महफूज यहाँ पर आप फील करती हैं? दिल्ली जैसी सिटी में, मेट्रो सिटीज में गर्ल्स के लिए सिक्योर नहीं है। आप रात को 12-1 बजे के साथ अपनी फैमिली के साथ या किसी अपने ब्रदर को या अपने फ्रेंड्स को साथ लेके भी जाना चाहेंगे ना, तो भी अपने आप को सिक्योर नहीं मानेंगे। महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं, चाहे वो कहीं भी हों। इसी साल 15 अक्टूबर तक दिल्ली में 1704 महिलाओं के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात हुई। 3485 महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन और 1024 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसे मामले दर्ज किए गए। लेकिन बस्सी साहब के पास इससे बचने के भी अपने तर्क हैं। महिलाओं के प्रति जो अपराध थे, स्टेटिस्टिकली अगर आप देखेंगे तो उनमें काफी वृद्धि हुई है। ये वृद्धि होने के जो कारण है, एक महिलाओं और समाज में एक जागृति पैदा हुई है और पुलिस वालों में भी एक जो मानसिकता थी, अगर कोई महिला आती है तो उसको समझाया बुझाया जाए कि भाई आप इस प्रकार की शिकायत ना करो। ये मानसिकता अब दिल्ली पुलिस में बिल्कुल खत्म हो गई है। क्या ये सच है? अगर ये सच है तो सच ये भी है कि अपराधियों के दिल से कानून का खौफ खत्म हो गया है, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। अब भले ही बस्सी साहब कितने भी बहाने बनाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इसीलिए IBN 7 बार बार बस्सी साहब से पूछ रहा है कि आखिर कब बस होगा, आखिर कब दिल्ली में दिल्ली पुलिस का वाकई में डंडा चलेगा, दिल्ली पुलिस का डर पैदा होगा अपराधियों के मन में, उन लोगों के मन में जो अपराध करने की बार बार हिम्मत दिखाते हैं, दुस्साहस दिखाते हैं। एक तरफ सरकार ने अमेरिकी कैब कंपनी उबर पर बैन लगाया, आज उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई, तो वहीं सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब का मानना है कि उबर पर बैन लगाना कोई भी समाधान नहीं है। उनके इस बयान के बाद एक नया पॉलिटिकल बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। नए उपक्रम आ रहे हैं अभी, जैसे फोन पर कहीं टैक्सी मिलती है, कहीं आपने उसको अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से जो परिवर्तन हो रहे हैं वो सिस्टम आ रही है। कल अगर रेलवे में एक्सीडेंट हो गया तो रेलवे बंद कर दो, टैक्सी में हुआ तो टैक्सी बंद कर दो, बस में हुआ तो बस बंद कर दो। तो ये तो बात ठीक नहीं होगी, पर इसमें जो कुछ लैकुना है, कमियां हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम में जब सुधार हो जाएगा तो हम लोग इमीडिएटली कैच कर पाएंगे कि कौन क्रिमिनल है, किसने पहला गुनाह किया, किसने एक्सीडेंट किया, कौन ने दारू पी के गाड़ी चलाई है, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड विदिन ए सेकंड हमारे सामने आएगा। तो जब ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम में सुधार हो जाएगा तो हमको सब पता लग जाएगा। सवाल यही, और कितने साल? 65 साल तो हो गए हैं, क्या और 65 साल चाहिए सिस्टम को ठीक करने में? आखिर कब तक बहन की, बेटियों की इज्जतों के साथ इसी तरीके से सरेराह खिलवाड़ होता रहेगा?